नमस्कार, BTV न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। दो लाख रुपए में घर तक का सफर, व्यापार नहीं तो घर लौट रहे हैं कारीगर। आभूषण बनाने वालों के हाथ हुए खाली। आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं बंगाल के आभूषण कारीगर। पश्चिम बंगाल जाने 2 बसों में रवाना हुए 70 कारीगर। 2,20,000 रुपए खर्च कर जाने बनाई बसें। अवैध रेत के खनन और परिवहन पर ली प्रेस वार्ता। पूर्व विधायक ने प्रेस वार्ता कर की कार्यवाही की मांग। बिना रॉयल्टी के ठेकेदार द्वारा रेत बेचने का लगाया आरोप। लाखों की राजस्व चोरी कर शासन को लगाया चूना। भोपाल एवं इंदौर से लौटे छात्र छात्राओं को लेकर लालबर्रा पहुंची बसें। गृह जिले में पहुंचकर खुश हुए छात्र छात्राएं। 828 छात्र छात्राएं एवं पहुंचे हैं मजदूर। और अब समाचार विस्तार से। देश भर में कोरोना संक्रमण को लेकर लॉकडाउन घोषित किया गया है। हालांकि लॉकडाउन के दौरान ग्रीन जोन में शामिल जिलों में जिला प्रशासन के द्वारा सशर्त छूट प्रदान कर व्यापारियों को राहत तो प्रदान की गई है, लेकिन व्यापार भी ना के बराबर ही चल रही है, जिसके चलते व्यापारी भी परेशान हैं। ऐसी स्थिति में व्यापारियों के पास कार्यरत कर्मचारियों को तय समय में वेतन देने सहित अन्य समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है, जिसके चलते कर्मचारियों को भी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार को भी नगर मुख्यालय में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां काम न होने के चलते जिले में कार्यरत लगभग 70 बंगाली कारीगर अपने अपने घरों के लिए लौट गए। नगर सहित जिले के अन्य क्षेत्रों में आभूषणों को तैयार करने में माहिर बंगाली कारीगर अब काम न होने के चलते आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, जिसके बाद इन कारीगरों ने प्रशासन से उन्हें वापस अपने घर भेजने की गुहार लगाई, लेकिन प्रशासनिक तौर पर कोई सुविधा नहीं मिलने के चलते आखिरकार स्वयं के व्यय पर ये कारीगर पश्चिम बंगाल जाने के लिए सोमवार को बसों के माध्यम से निकल गए। लॉकडाउन के कारण इस साल सराफा कारोबार को करारी चपत लगी है। अक्षय तृतीया और शादी लगन एक साथ पड़ने को लेकर सराफा कारोबारियों को आस थी कि इस बार अच्छी कमाई होगी, लेकिन अचानक हाहाकार मचाते हुए आए कोरोना वायरस ने सराफा कारोबारियों को परेशानी में डाल दिया है और कारोबारियों के अरमानों पर पानी फेर कर रख दिया। यही एक ऐसा सीजन होता है कि अक्षय तृतीया और शादी के इस लग्न में आभूषण कारोबारियों को काफी उम्मीदें होती हैं। अब इस आर्थिक संकट से सराफा कारोबारियों का दोबारा खड़ा होना थोड़ा मुश्किल हो गया है, जबकि सोने चांदी के व्यापार ठप होने के चलते सोने और चांदी को मूर्त रूप देने वाले कारीगर भी आर्थिक तंगी का दंश झेल रहे हैं। बालाघाट नगर में विगत 14 सालों से कार्य कर रहे पश्चिम बंगाल के कारीगर सुखदेव ने बताया कि लॉकडाउन के चलते सोने चांदी के आभूषण ना के बराबर ही बिक रहे हैं, जिसका सीधा असर आभूषण बनाने वाले कारीगरों पर पड़ा है, जिसके चलते कारीगरों ने पश्चिम बंगाल जाने के लिए प्रशासन से परमिशन ली है। लगभग 70 लोग आज पश्चिम बंगाल बसों के माध्यम से जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कारीगरों का धंधा नहीं चल रहा है, कोई सुविधा नहीं है, इसलिए पुनः अपने घर जा रहे हैं। सारे जो है किसी का 25, किसी का 30 साल भी है। तो अभी आप बंगाल जाने के लिए निकल रहे हैं? हाँ, हम लोग बंगाल जाने के लिए निकल रहे हैं। किसके माध्यम से सूचना मिली कि आप लोगों को यहाँ से जाने के लिए परमिशन मिल गई है? हाँ, परमिशन किया है। कल मेडिकल जांच भी कर रहे हैं यहाँ। अच्छा, कितने के लोग हैं आप लोग बंगाल से? बंगाल से तो यहाँ हमारा 400-500 है। नहीं, अभी जो लोग जा रहे हैं यहाँ से उन लोग कितने लोग हैं? उन लोग को हम 35-36 एक बस में परमिशन मिला है। अच्छा। जो परमिशन जितना है हम लोग उतना ही जा रहे हैं। क्या काम करते थे आप लोग बालाघाट में? हम लोग जेवर बनाते हैं। जेवर बनाते हैं। जेवर कारीगर हूँ। कारीगर। तो अभी यहाँ क्या स्थिति है बालाघाट? पश्चिम बंगाल जा रहे कारीगरों के साथ मौजूद सोने चांदी के आभूषणों के व्यापारी कार्तिक सोनी ने बताया कि लॉकडाउन कब खुलेगा ये किसी को पता नहीं है। काम की हालत खराब है, आगे चलकर क्या स्थिति होगी इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। मार्केट तो खुल गया है, लेकिन आभूषणों की खरीदारी ना के बराबर ही है। ऐसी स्थिति में जिले में विगत कई सालों से कार्यरत कारीगर पुनः अपने घर जा रहे हैं, जो काम होने पर फिर वापस आएंगे। उन्होंने बताया कि कारीगरों के द्वारा प्रशासन से मदद मांगी गई थी, लेकिन मात्र परमिशन के अलावा और कोई मदद नहीं मिल सकी, जिसके बाद स्वयं के व्यय पर ये कारीगर बसों के माध्यम से पश्चिम बंगाल जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि इसके लिए लगभग 70 लोगों ने 2 बसें की हैं, जिसका किराया लगभग 2,20,000 रुपये है, जिसमें प्रशासन के नियमों के तहत 2 बसों में मात्र 35 लोग ही जा रहे हैं, जबकि साथ में कुछ बच्चे भी हैं। पहले तो बताऊं, जो ये काम, इस लोगों के जो काम है बहुत कम हो चुका है और ये लॉकडाउन 2 महीना हो गया। ये लॉकडाउन कब खुलेगा कोई किसी को पता नहीं, क्योंकि आगे चल के 31 तारीख तक करती है और आगे कब और बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि जो कोरोना पेशेंट खूब बढ़ते जा रहे हैं और कामकाज की हालत बहुत ख़राब है। आगे चल के काम कैसा होगा और काम होगा कि भी नहीं, इसका भी कोई पता नहीं है। जब काम होगा तब फिर इन लोग वापस आएंगे। किस तरह का काम करते थे आप लोग? इन लोग शरण शिल्पी है, जेवर बनाते हैं। अच्छा। और यहाँ पे करीब 5-7 साल से, कई लोग 20 साल से हैं, कई 10 साल से हैं, कई 5 साल से हैं। तो अभी तो मार्केट खुल गया है, फिर क्या? मार्केट खुल गया है, लेकिन जो ग्राहकी होना चाहिए, जेवर सेलिंग होगा जब ही जेवर बनेंगे। जेवर सेलिंग हो ही नहीं रहे, जेवर बनेंगे कहाँ? बनेंगे नहीं। खनिज संपदा से परिपूर्ण बालाघाट जिले में रेत का अवैध खनन व परिवहन किए जाने नित्य नए मामले सामने आती रहती हैं, लेकिन हर बार ही रेत के इस खेल में प्रशासन फेल नजर आता है। एक बार फिर रॉयल्टी के नाम पर रेत का अवैध खनन कर परिवहन किए जाने का मामला सामने आया है। जिले की परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक दरबू सिंह उइके ने इस मामले को उठाते हुए दोषी ठेकेदार, रेत माफिया सहित जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों की भी जांच व कार्यवाही की मांग की है। पूर्व विधायक उइके के अनुसार परसवाड़ा जनपद के अंतर्गत ग्राम पंचायत चनई में 2 माह पूर्व अज्ञात लोगों ने अवैध रूप से डंप किया था। जानकारी प्रशासन को लगने पर अधिकारियों ने अवैध डंप की जब्ती बनाकर रेत ठेकेदारों को 1605 घन मीटर रेत डंप को नीलाम कर उसकी रॉयल्टी जारी की। ठेकेदार द्वारा करीब 600 घन मीटर की ही रॉयल्टी बेची गई और यहां करीब 1000 घन मीटर की रॉयल्टी बचनी थी, लेकिन जहां पर रेत का डंप रखा गया है वहां लगभग रेत समाप्त हो गई है। अब यह समझ से परे है कि आखिर में रेत गई कहां। दरबू सिंह के अनुसार शेष बची 1000 घन मीटर की रॉयल्टी पर ठेकेदार द्वारा आसपास की नदी नालों से रेत का अवैध खनन कर विक्रय किया जा रहा है। उइके के अनुसार एक रॉयल्टी में 5 से 7 बार रेत ढुलाई का खेल खूब चल रहा है। उइके के अनुसार एक और जिले में लोगों को ठीक से रेत नहीं मिल पा रही है, लेकिन रेत कारोबारियों द्वारा दूसरे राज्यों में अधिक दामों में रेत बेचकर चांदी काट रहे हैं। उइके के अनुसार रेत की रॉयल्टी बिलासपुर और अंबिकापुर के नाम से काटी गई है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में आते हैं, लेकिन क्षेत्र में ही बड़ी मात्रा में रेत बेची गई है ताकि अधिक से अधिक रेत चोरी कर बेची जा सके। प्रशासन ने नीलामी आदेश में स्पष्ट किया है कि जिले में स्वीकृत निर्माण कार्यों के लिए रेत का भंडारण किया जाए ताकि लोगों को निर्माण कार्यों के समय रेत के लिए भटकना न पड़े, लेकिन ठेकेदार द्वारा रेत को चोरी कर अन्यत्र भेजा जा रहा है। आज मैं बालाघाट जिले में जो परसवाड़ा विकासखंड अंतर्गत ग्राम चनई में 2 महीना पहले अवैध रेत खनन हुआ था, जिसकी संज्ञान आपके प्रेस में भी आई थी, न्यूज़ चैनल में भी चला था, किंतु उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी और उसे कलेक्टर ने जब्ती करके, अवैध जब्ती यानी अज्ञात, जिसके कौन ने किया, कैसे किया, किस लिए किया, ये उसकी कोई जांच नहीं करवाई कलेक्टर ने और उसको अज्ञात घोषित कर दिया। अज्ञात घोषित करने के बाद उस रेत को, जो विशाल डंप थी, लगभग 5 से 6 हज़ार घन मीटर थी, किंतु उन्होंने केवल और केवल 1605 घन मीटर, तो 1605 घन मीटर को उनने जब्ती बनाया और अवैध भंडार अज्ञात लोगों के द्वारा करना पाया गया कलेक्टर के अनुसार। और एक बार सरकार कहती है कि प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचा रही है और दूसरी बार यहीं पर उन्हीं के कर्ता धर्ता, उन्हीं के पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा वहां पर मजदूरों को ले जा कर के डाला जा रहा है, वो भी लॉकडाउन के दौरान। प्रशासन को दिख नहीं रहा है, उसके आंख में पट्टी लगी हुई है। इसलिए हमने कहा है कि प्रशासन से भी आप अगर इन माफियों के नतमस्तक हो गए हैं, आप अगर उनको संरक्षण दे रहे हैं तो दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमारा धर्म है, हम प्रकृति में जन्म लिए हैं, प्रकृति की रक्षा करना है, नदियों की सुरक्षा करना है। इस तरीके से आज हम अवैध तरीके से और बड़ी मात्रा से हम रेत चोरी नहीं होने देंगे। और ये
भोपाल और इंदौर में फंसे छात्र छात्राओं और मजदूरों को लेकर बसें बीती रात लालबर्रा पहुंची। इन बसों में 828 छात्र छात्राएं एवं मजदूर आए हैं। इन लोगों को बालाघाट जिले में वापस लाने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारी की थी और बालाघाट से बसें भोपाल एवं इंदौर भेजी गई थी। छात्र छात्राएं एवं मजदूर जब रात्रि में लालबर्रा के ओरिएंटल कॉलेज परिसर में पहुंचे तो बहुत खुश हुए और उनके चेहरों पर अपने जिले में पहुंचने का संतोष साफ झलक रहा था। उन्होंने विधायक गौरीशंकर बिसेन एवं बालाघाट जिला प्रशासन को उनकी सकुशल वापसी के लिए धन्यवाद दिया। भोपाल एवं इंदौर से बसों से लाए गए इन छात्र छात्राओं और मजदूरों को ओरिएंटल नर्सिंग कॉलेज लालबर्रा में लाया गया और उनकी वहां पर स्क्रीनिंग की गई और स्वास्थ्य की जांच की गई। खंड चिकित्सा अधिकारी एवं जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर परेश उपलप ने बताया कि भोपाल एवं इंदौर से बसों द्वारा कुल 828 छात्र छात्राएं और मजदूर आए हैं। उनकी स्वास्थ्य जांच के लिए कॉम्बैट टीम बनाई गई थी। इस टीम में पीके चौबे सुपरवाइजर, कमलेश ठाकुर फार्मासिस्ट, जाकिर कुरैशी एमपीडब्ल्यू, राजेश कटरे, दिलीप हुमनेकर, शिवराम ठाकरे, उमेश बोपचे, गणेश देशमुख, देवेंद्र पवार, दीपक मस्कोली शामिल थे। जांच के बाद सभी छात्र छात्राओं एवं मजदूरों को उनके गांव तक पहुंचा दिया गया है और उन्हें होम क्वारंटाइन में रहने की सलाह दी गई है। वहीं कुछ छात्र सोमवार की प्रातः बालाघाट नगर मुख्यालय भी पहुंचे, जिनका भाजपा कोरोना वॉरियर्स की टीम ने हालचाल जाना और होम क्वारंटाइन में रहने की सलाह दी। इस दौरान भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर, भाजयुमो जिला अध्यक्ष गजेंद्र भारद्वाज, सत्यनारायण अग्रवाल सहित अन्य मौजूद रहे। विधायक गौरीशंकर बिसेन के निर्देश पर जिला आपदा प्रबंधन समिति सदस्य सुरजीत सिंह व सत्यनारायण अग्रवाल ने 18 मई को रजेगांव चेक पोस्ट पहुंचकर बाहर राज्यों से आने वाले श्रमिकों की जिला प्रशासन द्वारा समुचित स्वास्थ्य जांच कर उन्हें भोजन पानी उपलब्ध करवाने के साथ ही उनके गंतव्य स्थान तक वाहनों से पहुंचाने की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। रजेगांव में सभी व्यवस्थाएं और औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उनके द्वारा बाहर के 285 श्रमिकों को 8 बसों से जबलपुर रवाना कराया गया है, जहां से उन्हें उत्तर प्रदेश जाने वाली ट्रेन में सवार करवा दिया जाएगा। अन्य राज्यों के भी श्रमिकों को उनके राज्यों की सीमा तक पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ ही बालाघाट जिले के भी सभी ग्रामों और शहरों तक बसों के माध्यम से उन्हें पहुंचाया जा रहा है। नगर भाजपा अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि हमारे कोरोना योद्धा रूपी स्वास्थ्य, पुलिस, राजस्व, पंचायत कर्मचारियों के द्वारा 24 घंटे अपनी अनवरत सेवाएं दी जा रही हैं, जिनका हम जितना भी धन्यवाद करें वो कम होगा। ऐसे सभी कोरोना योद्धाओं का कार्य वंदनीय है। उन्होंने बताया कि ये श्रमिक महाराष्ट्र और अन्य राज्यों से रजेगांव चेक पोस्ट पर पहुंचे थे। इन मजदूरों को बालाघाट जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई बसों से जबलपुर रेलवे स्टेशन के लिए रवाना किया गया है। जबलपुर रवाना करते समय उन्हें रास्ते के लिए खाद्य सामग्री भी उपलब्ध कराई गई है। जबलपुर रेलवे स्टेशन से ये मजदूर शाम को विशेष ट्रेन से उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए रवाना किए जाएंगे। आधुनिक समय में फेसबुक और व्हाट्सएप ऐसे जरूरतमंद ऐप बनकर उभरे हैं जो हमारे दैनिक जीवन को आसान बनाने के लिए बहुतायत में उपयोग हो रहे हैं। आज की पीढ़ी इन ऐप के सहारे अनजान और जान पहचान वालों को अधिक एक दूसरे से जोड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर इन ऐप के जरिए सेवाभावी इनका सकारात्मक उपयोग करते हुए लोगों की मदद करने आगे आ रही हैं। ऐसा ही कुछ बालाघाट के युवा सौरभ जैन और प्रतीक जैन ने कर दिखाया है। उन्होंने फेसबुक के माध्यम से लोगों को जोड़ने के साथ ही उन्हें रक्तदान के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। निवासियों को रक्तदान के लिए प्रेरित कर जोड़ने की तैयारी बालाघाट नगर के 2 युवा सौरभ जैन और प्रतीक जैन द्वारा की गई। सोशल नेटवर्किंग फेसबुक के माध्यम से महज तीसरे दिन शाम तक 377 सदस्यों को ब्लड डोनर बालाघाट ग्रुप में जोड़कर जिले में रक्त की कमी को दूर करने की कोशिश अब सफल होती दिख रही है। फेसबुक पर रक्तदान की पहल करते हुए सौरभ और प्रतीक का कहना है कि इस ग्रुप के माध्यम से जिले वासियों को रक्तदान के लिए प्रेरित कर जोड़ने की तैयारी है, ताकि कोई भी व्यक्ति रक्त के लिए न भटके। वहीं ग्रुप बनने के साथ ही रक्तदाता नीलेश जैन ने इसकी शुरुआत करते हुए रक्तदान किया और सभी को रक्तदान महादान की प्रेरणा दी। जिले में रक्त की कमी के लिए उल्लेखनीय पहल करते हुए ग्रुप के संचालनकर्ता सौरभ जैन ने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन के समय बालाघाट जिले में हो रही रक्त कमी की समस्या के निदान के लिए फेसबुक पर ब्लड डोनर बालाघाट नाम से एक ब्लड ग्रुप बनाया गया है, जिसमें संपूर्ण जिले के लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रुप में एक ही दिन में लगभग 100 लोग तथा 3 दिन में 400 करीब लोग जुड़ चुके हैं, जो जिले के विभिन्न क्षेत्रों से हैं। सौरभ ने बताया कि जल्दी ही फेसबुक से जुड़े रक्तदाताओं के अलग अलग ग्रुप की लिस्ट बनाई जाएगी, जो सभी के लिए फेसबुक पर उपलब्ध होगी।
उन्होंने बताया कि जहां एक ओर फेसबुक पर ब्लड डोनर बालाघाट के माध्यम से लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर व्हाट्सएप का भी उपयोग कर लोगों को रक्तदान करने के लिए जोड़ने की भविष्य में तैयारी है। जिले में जो ब्लड की समस्या बनी हुई लॉकडाउन के बाद से, उसको देखते हुए मेरे द्वारा 3 दिन पूर्व बालाघाट ब्लड ग्रुप बनाया गया। बालाघाट के पूरे जिले भर के लोगों को हम जोड़ने के उसमें प्रयास कर रहे हैं, जिसके बहुत अच्छा मेरे को प्रतिशत मिला। 2 दिन के अंदर आज 200 से ऊपर लोग जुड़ चुके हैं और आज पहली बार हमें कॉल आया कि कुछ ज़रूरत है ब्लड की, तो उस ब्लड देने के लिए हम आए हैं यहाँ पे। और आपके माध्यम से मैं बालाघाट जिले के संपूर्ण जिले वासियों को ये बोलना चाहूँगा कि इस ग्रुप में जुड़े, अपना नाम, अपना ब्लड ग्रुप, अपना मोबाइल नंबर और जगह जहाँ पे आप रहते हैं वो भी जगह भी दे दें कि कटंगी है, वारासुनी है, बालाघाट है, तो उसकी आप जानकारी दे देंगे तो हमें आगे भी सुविधा रहेगी। ब्लड डोनेट में हेल्प हो जाएगी लोगों की, और ज़रूरतमंद को ही हमको हेल्प करना है, हमें कोई कैंप लगा के ब्लड डोनेट वाला काम नहीं करना है। काय में लोग जुड़ सकते हैं, काय में ग्रुप बनाए, फेसबुक में पेज है, बालाघाट ब्लड डोनर के नाम से पेज बनाया गया है। सौरभ ने जिले वासियों से अपील करते हुए कहा कि ब्लड डोनर बालाघाट ग्रुप के माध्यम से तत्काल जुड़कर अपना नाम, ब्लड ग्रुप, मोबाइल नंबर तथा स्थान की जानकारी दर्ज कराएं। उन्होंने कहा कि फेसबुक में बालाघाट ब्लड डोनर पेज को लाइक करें और साथ ही जुड़कर रक्तदान करें। फिलहाल समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक बने रहिए BTV न्यूज के साथ। बालाघाट जिले की निष्पक्ष निर्भीक खबरों के लिए पढ़ते रहें जिले का सर्वाधिक लोकप्रिय विश्वसनीय अखबार दिव्य एक्सप्रेस। बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, नरसिंहपुर, मंडला जिलों से प्रसारित। विज्ञापन हेतु संपर्क करें 9399213808, 8109853142। कार्यालय दीनबंधु चौक, बालाघाट। कोरोना महामारी ने मानव जीवन को अस्थिर कर दिया है। गरीबों, मजदूरों एवं असहाय लोगों पर बड़ा आर्थिक संकट आया है। वहीं सामाजिक परिदृश्य में पीड़ित मानवता की मदद के लिए सेवा भाव की ऐसी मिसाल भी देखने को मिली है जो सदियों तक याद रखी जाएगी। पवित्र रमजान महीना अलविदा लेने जा रहा है और ईद आने वाली है। ऐसे में गरीबों के लिए इमदाद फाउंडेशन के खिदमतगार सेवई किट पहुंचा रही हैं ताकि समाज का हर तबका समान रूप से ईद मना सके और ईद की खुशियों की मिठास आपसी भाईचारे के साथ बरकरार रहे। मानवता पर कोरोना महामारी ने प्रहार किया तो धर्म, जाति और संप्रदाय से ऊपर उठकर पीड़ित मानवता के लिए सेवाभावी लोगों ने भी दरियादिली दिखाई है। लॉकडाउन की वजह से बाजार बंद थे, काम धंधे नहीं थे, तो आर्थिक रूप से प्रभावित हुए लोगों तथा गरीबों की मदद में सभी समाजों ने कदम बढ़ाए हैं। वर्तमान में मुस्लिम समाज का पवित्र रमजान माह अंतिम पड़ाव पर है। ईद की खुशी मनाई जानी है, लेकिन कोरोना ने जो आर्थिक प्रहार किया है उससे गरीबों को उबर पाना आसान नहीं है। ऐसे में इमदाद फाउंडेशन संस्था इन गरीबों एवं असहायों की मदद कर रही है। समाज के गरीब एवं अमीर के बीच फर्क मिटाते हुए जिस प्रकार एक तबका सर्व सुविधायुक्त तरीके से ईद मनाता है, ऐसे ही गरीब भी ईद मनाए, इसलिए उन्हें सेवई कीट घर घर जाकर पहुंचाई जा रही है। इस कीट में ईद की मिठास बनाए रखने वाली शक्कर, सेवैयां, मेवे एवं अन्य चीजें हैं ताकि गरीब भी ईद की खुशी से महरूम न हो जाए। इमदाद फाउंडेशन के सदस्य रेहान खान ने बताया कि संस्था के सदस्यों ने यह फैसला लिया है कि नए तरीके से ईद मनाएं, जिसमें समाज के गरीब तबके का भी पूरा ध्यान रखा जाए। गैर जरूरी खरीदारी को तर्क करके उनका ख्याल भी हमारी जिम्मेदारी है, जो आज तंगहाली में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने बताया कि संस्था द्वारा इसके पूर्व लॉकडाउन अवधि में गरीबों को राशन सामग्री भी बांटी गई थी, वहीं अब ईद से जुड़ी सामग्रियां घर घर पहुंचा कर दी जा रही हैं। इमदाद फाउंडेशन के सदस्य होने के नाते और हम सारे सभी जो भाई लोग हैं और जितने भी सदस्य हैं, उन्होंने इस साल फैसला लिया कि हम लोग ईद के मौके पर जो हम लोग नए कपड़े, नए लिबास पहनते थे और जितनी भी सारी तैयारियां खरीदारी करते थे, तो इस बार हमने सोचा कि हम एक फाउंडेशन के साथ में मिलकर हम लोग एक नया तरीके से ईद मनाएं। हम लोग अपने जो साथ में जो हमारे शहर में, हमारे वार्ड में, हमारे अतराफ़ में, इस तरफ में जितने भी गरीब लोग हैं, उनको साथ में लेकर हम लोग ईद मनाएं और हम अपने खरीदारी को तर्क करके हम लोगों ने अब इसके पहले लॉकडाउन शुरू होने के पहले राशन का भी वितरण किया हमारे गरीब बस्तियों में,
बिना कोई समुदाय विशेष को ध्यान में रखते हुए हमने सभी को राशन प्रदान किया। उसके अलावा अभी जो हमारा रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने अपने जो गरीब मुसलमान भाई लोग जो हैं उनको हमने फ़ैसला लिया, हम सभी सदस्यों ने, कि हम लोग उन्हें ईद के मौके पर एक छोटी सी जो उनकी ईद जो मनाई जा सके, हम लोग छोटा सा एक भेंट देंगे, जिससे वो अपने परिवार की खुशियाँ अपने हमारे छोटी सी मदद के द्वारा वो कर सकें, बाहर ना निकले और कहीं बाहर ना निकले और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और हम लोगों ने भी ये सब सारा चीज़ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम इस तरकीब को अंजाम देंगे। फाउंडेशन के सदस्य राशिद जमा खान ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से गरीबों पर आर्थिक संकट आया है, तो कई गरीब ईद की खुशियां मनाने से महरूम रह जाते, इसलिए फाउंडेशन ने उन गरीबों तक ईद से जुड़ी सामग्रियों की किट पहुंचाने का कार्य किया है, ताकि सभी में समानता का भाव रहे, कोई गरीब न रहे और कोई अमीर न रहे, सभी साथ मिलकर ईद की खुशियां मना सकें। हमारे रमज़ान महीने का पवित्र माह चल रहा है और इस महीने में सभी लोग रोज़ा रखते हैं और इस महीने के पूरे होने पर ईद मनाई जाती है। क्योंकि हमारे बालाघाट ज़िले में लॉकडाउन की स्थिति थी, सभी लोगों का रोज़गार ख़त्म हो चुका था, गरीब बहुत परेशानी के हाल में थे और इस महीने के ख़त्म होने पर जो ईद मनाई जाती है वो ईद मनाने में उनको परेशानी होती है। तो उसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए हमारे इमदाद फाउंडेशन ने एक कोशिश, एक पहल की कि जो गरीब और जो ज़रूरतमंद हैं उन तक के ईद की खुशियाँ कैसे पहुँचाए। तो हमारे इमदाद फाउंडेशन ने उनके लिए ईद की खुशियाँ मनाने के लिए सेवइयाँ और ड्राई फ्रूट, मेवे और जो शक्कर वगैरह जो भी सामान लगता है, जो उनके मिठाइयाँ बनाते हैं हम लोग, वो मिठाई बनाने में, सेवइयाँ बनाने में हम उनकी मदद कर सकें। तो हमें किट तैयार की है और उन तक के ये किट हम सभी ज़रूरतमंदों तक की किट पहुंचा रहे हैं, ताकि वो भी ईद की खुशियाँ मनाएं और सभी में समानता का भाव रहे, कोई गरीब न रहे, कोई अमीर न रहे। जैसा अमीर मनाता है वैसी ईद एक गरीब भी मनाए, ऐसी हमारी इमदाद फाउंडेशन की मंशा है। मुस्लिम समाज द्वारा ईद की गैर जरूरी खरीदारी को तर्क करने पर जोर दिया जा रहा है, जिसमें समाज के ऐसे तबके की मदद की जा रही है जो आज के हालात में ईद में जरूरी सामग्री की खरीदारी करने में सक्षम नहीं है। इन लोगों के लिए इमदाद फाउंडेशन नेक दिली के साथ मदद का हाथ बढ़ाते हुए घर घर पहुंचा रहा है। फाउंडेशन के सदस्य महमूद आलम, शाकिर हुसैन, हाजी फारूक खान, परवेज अहमद खान, मीर सरफराज अली, नवाब भाई, फैजल खान, आमिर रजा, हामिद रजा, जुबैर खान एवं समीर खान के साथ इस टीम में अनेकों युवा आगे आकर मेहनत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश वैनगंगा मजदूर यूनियन प्रदेश अध्यक्ष विशाल बिसेन ने मध्य प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रदेश में लागू किए गए नए श्रम कानून का विरोध करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इतने बड़े पैमाने पर मजदूरों से संबंधित फैसले ले लिए गए और आश्चर्यजनक रूप से पूरी प्रक्रिया जो कि असंवैधानिक है, उसका प्रचार भी मजदूरों की आड़ लेकर किया जा रहा है। मजदूर नेता विशाल बिसेन ने कहा कि मध्य प्रदेश की लालची सरकार प्रदेश में पूंजीपतियों की कठपुतली बनकर काम कर रही है और मजदूरों की छाती पर पैर जमाकर निवेश लाना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा, कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन का फायदा उठाकर उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए नए श्रम कानून को लाने की तैयारी की गई है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इतने बड़े पैमाने पर मजदूरों से संबंधित फैसले ले लिए गए हैं और आश्चर्यजनक रूप से पूरी प्रक्रिया जो असंवैधानिक है, उसका प्रचार भी मजदूरों की आड़ लेकर ही किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समस्त देशों में मान्य प्रतिदिन 8 घंटे कार्य दिवस के कानून को ही मान्यता देती है, जबकि मध्य प्रदेश सरकार इसे बढ़ाकर 12 घंटे कर रही है, जो कि मजदूरों के साथ सरासर अन्याय है। हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और उनकी सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या मजदूर को थोड़ा आराम करने, अपने शरीर को स्वस्थ रखने और अपने परिवार के साथ समय बिताने का अधिकार है या नहीं। औद्योगिक विवाद अधिनियम भारत सरकार द्वारा निर्धारित है, जिसमें मजदूरों की व्यवस्था को परिवर्तित करने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार बड़े उद्योगपतियों के हाथों की कठपुतली बनकर इस अधिनियम में छेड़छाड़ कर चुकी है। ये अत्यंत निंदनीय है। इसी तरीके से औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 को प्रदेश सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया है और मजदूरों को सारे अधिकारों से वंचित कर पूंजीपतियों और उद्योगपतियों को दे दिए गए हैं।
वैनगंगा मजदूर यूनियन के अध्यक्ष विशाल बिसेन ने प्रदेश सरकार को चेताया है कि जहां देश प्रदेश में एक तरफ मजदूर पलायन और घर वापसी को लेकर अत्यंत प्रताड़ित है, ऐसे विषम परिस्थितियों में श्रम कानून में इस तरीके का बदलाव मजदूरों के लिए घातक है। प्रदेश सरकार इस बरतानिया कानून को तत्काल वापस ले, वरना आगे जो होगा उसकी पूरी जवाबदेही सरकार और उद्योगपतियों की होगी। संदेश आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि आज देश में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन का समय है और इस विषम परिस्थिति में जिस तरीके से केंद्र की और राज्य की सरकारों ने हमारे मजदूरों को अधर में छोड़ दिया, बीच रास्ते पे छोड़ दिया है, उस सब से आप वाकिफ है साथियों। यह सरकार पूंजीपति और व्यापारी की कठपुतली, उद्योगपतियों की कठपुतली बन के काम कर रही है साथियों। पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना की आड़ में यहाँ की सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री ने यह निर्णय ले लिया कि श्रम कानूनों में संशोधन किया जाए, उनको बदला जाए। वाहवाही लूटने का प्रयास कर रहे हैं, मजदूरों के सीने पर पैर रखकर निवेश लाने की तैयारी कर रही है मध्य प्रदेश की सरकार। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। बहुत अमानवीय कृत्य करने जा रही है मध्य प्रदेश की सरकार। किसी भी श्रम कानून को बदलने के पहले केंद्र से, राज्य से लेकर केंद्र स्तर तक के श्रम प्रतिनिधियों से चर्चा करनी चाहिए, श्रम आंदोलन करने वाले नेताओं से चर्चा करनी चाहिए, मजदूर से पूछना चाहिए कि वो कितने घंटे काम कर सकते हैं। पर हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने मजदूरों की पाली 8 घंटे से बढ़ा के 12 घंटे कर दी साथियों। सोचिए, वो मजदूर 8 घंटे काम करता है, क्या उसको अपने परिवार के साथ जीने का हक नहीं है? क्या उसको अपने परिवार के साथ समय बिताने का हक नहीं है? क्या उसको अपने शरीर को मजबूत रखने का हक नहीं है? आज आप 12 घंटे की पाली कर कर उन मजदूरों का शोषण करने की तैयारी कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी। मैं वैनगंगा मजदूर विशाल बिसेन ने कहा कि इस कानून के विरोध की शुरुआत वैनगंगा नदी के तट से बालाघाट जिले से होगी। बालाघाट जिले में कोई भी मजदूर 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा। जिले के एक भी मजदूर के अधिकार का हनन नहीं होने दिया जाएगा। नए श्रम कानून की आड़ में जबरदस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि कानून में बदलाव वापस नहीं लिए गए तो उग्र आंदोलन मजदूरों द्वारा किया जाएगा और आंदोलन का सामना करने सरकार और उद्योगपतियों को तैयार रहना होगा। चाहता हूं कि अगर मध्य प्रदेश में मजदूरों का शोषण हुआ, अगर मजदूरों का खून चूसकर व्यापारियों की, पूंजीपतियों की और उद्योगपतियों की तिजोरी भरने का काम आपने किया, तो मैं आपको बता दूं कि हम आज भी ईंट से ईंट बजाना नहीं भूले हैं। हम सरकार की वो बैंड बजाएंगे, हम मजदूर आंदोलन खड़ा करेंगे, हम मजदूर पंचायत बुलाएंगे, हम गांव से लेकर तो प्रदेश की राजधानी तक मजदूरों को सड़क पर लाकर आपके सामने खड़ा कर देंगे। इस बात को मध्य प्रदेश सरकार को नहीं भूलना चाहिए कि जब मेरे मध्य प्रदेश का, मेरे क्षेत्र का मजदूर अगर 1000 किलोमीटर, 2-2000 किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर पहुंच सकता है, तो वो अपने सम्मान के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी लड़ाई लड़ने के तुम्हारे घर तक भी पहुंच सकता है। लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों के पलायन का सिलसिला जारी है, जिसका नजारा 17 मई रात्रि 11 बजे लालबर्रा में देखने को मिला। आलम यह था कि एक 407 वाहन में लगभग 44 प्रवासी मजदूर ठूस कर बैठे थे, जो कि तेलंगाना से बिहार जा रहे थे। बताया जा रहा है कि ये मजदूर अपने खर्च पर एक निजी बस के जरिए घर लौट गए हैं। इन 44 मजदूरों ने प्रति व्यक्ति की दर से 3,500 रुपये देकर 407 वाहन ट्रक से बिहार जाने का फैसला लिया और सफर में निकल पड़े, जिन्हें 17 मई की रात्रि में लगभग 10 बजे लालबर्रा पुलिस ने रोक लिया और पूछताछ कर उनका स्वास्थ्य परीक्षण कर आगे की ओर रवाना किया। मजदूरों ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान वह सभी तेलंगाना में फंसे हुए थे, जिसके बाद उन्होंने प्रति व्यक्ति के हिसाब से 3,500 रुपये का किराया देकर एक ट्रक बनाया, जिसके माध्यम से वह बिहार जा रही है। हम लोग का ये किराया एक आदमी का 3500 लिया है। हाँ, ये किराया हम लोग का 3500 लिया है एक आदमी का। हाँ, एक आदमी से 3500 रुपये। 3500। अच्छा, शासन प्रशासन ने कोई मदद किया आप? नहीं, कुछ नहीं किया। हाँ, आपने पहले किसी को बताए थे? हाँ, उधर प्रशासन को तो नहीं बताया था, थाना में गए थे। थाने में? हाँ। वहाँ से पास बनवाने के लिए रजिस्ट्रेशन ट्रेन के लिए। हाँ, हम लोग 6 तारीख करवाए थे, लेकिन अभी तक कुछ सूचना नहीं मिला। अच्छा, इसीलिए पैदल जा रहे थे तो फिर ये हम लोग ने गाड़ी ठीक किया। हाँ हाँ, और पैसा नहीं था। हाँ, और सीमेंट बेच कर और पैसा और घर से पैसा मंगवाए। अच्छा। उसके बाद गाड़ी ठीक किया जाने के लिए। अच्छा। इधर मजदूरों की यह दशा देखकर कांग्रेसी नेता अनीस खान ने केंद्र व राज्य सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। यह मजदूर स्वयं के व्यय पर मजबूर होकर वापस लौट रही हैं। सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। मोदी जी देखिए, आप कुछ करिए, क्योंकि ये जो गरीब मजदूर है जो आज पीछे देख रहे हैं आप, ये लोग, इन्होंने 3500 रुपये दिया है
एक एक मजदूर ने, 44 लोग हैं, एक एक ने जब 3500 रुपये दिया तब जाके वो यहाँ आए हैं और यहाँ से इनको जाना है अभी बिहार। ये भूखे हैं, प्यासे हैं। शासन प्रशासन जो हमेशा जो ये कह रहा है कि पूरे मजदूरों की हम व्यवस्था कर रहे हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं आप इन लोगों के लिए, क्या कर रहे हैं इन गरीबों के लिए, बेरोजगारों के लिए। हमारी मांग है केंद्र सरकार से कि इनके तरफ ध्यान दें। सिर्फ वाहवाही लूटने से कुछ नहीं होगा। हमेशा आए दिन पेपरों में, न्यूज़ चैनल में आ रहा है कि केंद्र सरकार कर रही है, मोदी जी कुछ कर रहे हैं इन गरीबों के लिए। मुझे नहीं लगता कि कुछ कर रहे हैं। सीधा साधा उदाहरण ये लालबर्रा का दिख रहा है आपको। ये कहाँ से आ रहे हैं लोग? ये लोग आ रहे हैं इस समय, जो जानकारी लगी शायद हैदराबाद से आ रहे हैं और ये जाना है इनको बिहार। लेकिन इन्होंने पैसे दे के आए। इनका कहना है कि हमने 3500 रुपये दिया है, बेचारे गरीब हैं। मोदी जी इन लोगों के लिए कुछ करिए, सीधे इनके खाते में पैसे डालिए। बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने 18 मई को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक लेकर जिले में यातायात व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक के दौरान सड़कों पर आवारा पशु पाए जाने पर मालिक के विरुद्ध FIR करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में विधायक रामकिशोर कावरे, कलेक्टर दीपक आर्य, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, अपर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह, जिला परिवहन अधिकारी अनिमेश गढ़पाल, सभी SDM, सहायक कलेक्टर अक्षय तेमरावाल, बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन के सदस्य और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने बैठक में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए बालाघाट जिले में लॉकडाउन का अच्छी तरह से पालन करने और इस जिले को ग्रीन जोन में बनाए रखने के लिए बालाघाट जिला प्रशासन के अधिकारियों को बधाई दी और कहा कि उनके प्रयासों से बालाघाट जिला आगे भी कोरोना संक्रमण से मुक्त रहने में सफल होगा। लॉकडाउन के दौरान प्रशासन द्वारा जरूर सख्ती बरती गई है, लेकिन उसके अच्छे परिणाम भी सामने आए हैं। बैठक में बताया गया कि लॉकडाउन के कारण जिले में सड़क दुर्घटनाओं में बहुत कमी आई है। जिले के वारासिवनी, कटंगी, बैहर, परसवाड़ा और खैरलांजी में मुख्य चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाने की आवश्यकता बताई गई। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं के कारणों पर चर्चा की गई और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में बताया गया कि पिछले 3 वर्षों में घटित सड़क दुर्घटनाओं के आधार पर स्टेट हाईवे 11 पर पीपल चौक से बगदरा चौक तक, ग्राम चिखला के पास और लालबर्रा रोड पर मानपुर पेट्रोल पंप के पास ब्लैक स्पॉट चिन्हांकित किया गया है। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए वाहन चालकों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता बताई गई। बैठक में तय किया गया कि जिले में जिन सड़कों के काम लॉकडाउन के कारण रुके हुए थे उन्हें शीघ्र पूरा किया जाए। नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य सड़कों के किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाने का निर्णय लिया गया। सांसद डॉक्टर बिसेन ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान अतिक्रमण हटाने का अच्छा समय है और इसका उपयोग किया जाना चाहिए। सड़कों पर आवारा पशु नजर नहीं आने चाहिए। यदि कोई पशु सड़क पर पाया जाए तो उसके मालिक के विरुद्ध थाने में FIR की जाए। विधायक रामकिशोर कावरे ने बैठक में बस ऑपरेटर्स से कहा कि जिन लोगों द्वारा बारात ले जाने के लिए बसों की एडवांस बुकिंग की गई थी और लॉकडाउन के कारण जिनके द्वारा कम संख्या में उपस्थित होकर अपने बच्चों की शादी करा दी गई है, ऐसे लोगों से ली गई एडवांस की राशि उन्हें वापस की जाए और उसमें कोई राशि नहीं काटी जाए। बस ऑपरेटर्स ने भी कहा कि वे ऐसे लोगों की राशि वापस कर रहे हैं और उनसे कोई राशि नहीं काट रहे हैं। जिले के किरनापुर थाना क्षेत्र में सोमवार की दोपहर अचानक ही किरनापुर नगर में संचालित भवानी मेडिकल स्टोर्स में आग लगने की घटना सामने आई है। घटना के दौरान दुकान के स्टोर में रखी लाखों रुपये कीमत की दवाइयों सहित अन्य सामान जलकर खाक हो गए। किरनापुर बस स्टैंड के पास स्थित भवानी मेडिकल में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। घटना शाम 4 बजे की है। भवानी मेडिकल के मालिक दिलीप चौधरी की माने तो अचानक ही इन्वर्टर में शॉर्ट सर्किट हुआ और इन्वर्टर ब्लास्ट हो गया, जिसके चलते आग भड़क गई। इधर नगर के मध्य एकाएक हुई इस आगजनी की घटना से क्षेत्र में भय का माहौल भी दिखाई दिया। बताया जाता है कि जिस स्थान पर यह घटना घटित हुई उस मकान से लगकर अन्य कई प्रतिष्ठान भी हैं, जिस पर अगर आग पर काबू न पाया जाता तो स्थिति और भी भयावह हो सकती थी। इधर आग लगने की जानकारी लगने के बाद तत्काल ही किरनापुर में मौजूद कोबरा बटालियन के कैंप से कोबरा के कुछ जवान और फायर वाहन मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद लांजी सहित बालाघाट से भी फायर वाहनों को बुलाया गया, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। अरे एक भाई बोल चालू होने को बताया जाता है कि मेडिकल स्टोर्स के ऊपरी हिस्से में दुकान संचालक की अन्य दवाइयों का स्टॉक रखा हुआ था, साथ ही अन्य सामान भी रखा था जो कि पूरी तरह से जलकर खाक हो गया।
दुकान संचालक दिलीप चौधरी की माने तो फिलहाल आगजनी का आकलन लगा पाना संभव नहीं है। शॉर्ट सर्किट देखा और तुरंत ही आपको समझ पकड़ दिया। ये आग ऊपर लगी या नीचे लगी? ऊपर में ऐसा क्या क्या सामान था आपका जिससे नुकसान हुआ? मैं जितनी दवाई एक्स्ट्रा रहती है अपने पास, दुकान के बाद जो एक्स्ट्रा अपन रखते हैं, दवाई स्टॉक, कपड़े वपड़े भी थे, सामान पूरा, दाल चावल सब्जी जो भी है। अंदाज नहीं बता सकते लगभग कितनी नुकसान हुआ है? वारासिनी नगर में लगातार हो रही रेत की अवैध बिक्री को लेकर उठ रही आवाजों के बीच सोमवार को पुलिस ने रेत का अवैध रूप से परिवहन कर रही 2 ट्रैक्टरों को ट्रॉली सहित जब्त कर लिया है। वहीं पुलिस ने इस मामले को खनिज विभाग को सौंपने की बात कही है। विदित हो कि नगर के विभिन्न वार्डों में लॉकडाउन की तीसरे चरण में कुछ छूट देने के बाद निर्माण कार्य प्रारंभ हो गए हैं, जिनके लिए नागरिकों को रेत की आवश्यकता पड़ रही है। लेकिन शासन से अनुबंध नहीं होने के कारण अब तक रेत ठेकेदारों द्वारा रेत घाटों से रेत की बिक्री नहीं की जा रही है। वहीं दूसरी ओर इस बात का फायदा उठाते हुए नगर के रेत माफिया चंदन नदी की छाती को छलनी करने में व्यस्त हैं। जानकारी के अनुसार नगर में इन दिनों प्रतिदिन कम से कम 200 ट्रॉली रेत की खपत है, जिसमें से लगभग 100 ट्रॉली रेत ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से अवैध रूप से चंदन नदी से निकासी कर बेची जा रही है। वहीं लगभग 100 ट्रॉली रेत का विक्रय बैलगाड़ियों के माध्यम से किया जा रहा है। इन दोनों ही मामलों में प्रदेश सरकार को किसी भी प्रकार का राजस्व नहीं मिल रहा है, जबकि वर्तमान समय में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के फेर में प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति के चलते व्यवसाय ठप पड़ गए हैं और शासन को भी राजस्व नहीं मिल पा रहा है। वहीं दूसरी ओर रेत चोरी कर रेत माफिया शासन को अलग क्षति पहुंचा रहे हैं। रेत चोरी को लेकर मीडिया पर लगातार चल रही चर्चाओं के बीच आखिरकार सोमवार को वारासिनी पुलिस ने कदम उठाते हुए रेत से भरे हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। पुलिस थाने से मिली जानकारी के अनुसार मुखबिर से मिली सूचना पर नगर के नेहरू चौक से 1 ट्रैक्टर ट्रॉली एवं काले चौक से 1 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया। इन दोनों में ही रेत भरी हुई थी। जब इन ट्रैक्टर ट्रॉली के चालकों से रेत के कागजात पूछे गए तो उनके पास कोई भी कागजात नहीं पाए गए, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने दोनों ही ट्रैक्टर ट्रॉली को पुलिस थाना लाकर खड़ा कर लिया। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। 2 लाख रुपए में घर तक का सफर, व्यापार नहीं तो घर लौट रहे हैं कारीगर। आभूषण बनाने वालों के हाथ हुए खाली। आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं बंगाल के आभूषण कारीगर। पश्चिम बंगाल जाने 2 बसों में रवाना हुए 70 कारीगर। 2,20,000 रुपए खर्च कर जाने बनाई बसें। अवैध रेत के खनन और परिवहन पर ली प्रेस वार्ता। पूर्व विधायक ने प्रेस वार्ता कर की कार्यवाही की मांग। बिना रॉयल्टी के ठेकेदार द्वारा रेत बेचने का लगाया आरोप। लाखों की राजस्व चोरी कर शासन को लगाया चूना। भोपाल एवं इंदौर से लौटे छात्र छात्राओं को लेकर लालबर्रा पहुंची बसें। गृह जिले में पहुंचकर खुश हुए छात्र छात्राएं। 828 छात्र छात्राएं एवं पहुंचे हैं मजदूर। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।